स्टडी IQ IAS। अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। रोल ऑफ फॉरेनर्स इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, आज हम 17 से 20th सेंचुरी के बीच भारत आए कुछ विदेशियों की चर्चा करने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम ब्रिटिश, फ्रेंच, पोर्चुगीज और डच आदि की कहानियां बताने वाले हैं, जिन्होंने भारत आकर यहां की धन संपत्ति को लूटने का प्रयास किया और फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल के साथ साथ भारतीयों की स्पिरिचुअल फ्रीडम भी छीन ली। यहां आप आधा सही सोच रहे हैं, क्योंकि बात तो हम इन्हीं ब्रिटिश, फ्रेंच, अमेरिकन, पोर्चुगीज आदि विदेशियों की करने वाले हैं, लेकिन सिर्फ आधा ही सही। इसलिए क्योंकि हम आज उन विदेशियों की कहानियां लेकर आए हैं जिन्होंने हमारी फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल फ्रीडम के लिए हम भारतीयों के साथ मिलकर संघर्ष किया। तो आइए शुरू करते हैं। इस क्रम में पहला नाम है सर हेनरी जॉन स्टेडमैन कॉटन का। सर हेनरी जॉन स्टेडमैन कॉटन, इनके बड़े नाम की तरह इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इनका योगदान भी कम बड़ा नहीं रहा है। हेनरी जॉन स्टेडमैन कॉटन ब्रिटिश भारत के उन 3 सिविल सर्वेंट्स में से एक थे जिन्होंने प्रारंभिक चरण में ही भारत के उभरते राष्ट्रवाद की पहचान की। इस सूची में 2 अन्य ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और विलियम वेडरबर्न। कॉटन ने न केवल सिविल सर्वेंट के रूप में भारतीयों की भलाई के लिए कार्य किए, बल्कि उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को भी एक्टिवली सपोर्ट किया। उनका कहना था कि सिविल सर्वेंट के रूप में उनके आधिकारिक कर्तव्य और देश के लोगों के लिए भलाई करने की इच्छा में कोई विरोध नहीं है। हेनरी जॉन स्टेडमैन कॉटन ने वर्ष 1885 में पब्लिश्ड अपनी किताब न्यू इंडिया, जो बाद में इंडिया इन ट्रांजिशन नाम से रीपब्लिश की गई, में भारत में होम रूल का समर्थन किया है, जिसकी वजह से उन्हें अपनों का विरोध भी झेलना पड़ा। 1904 में बॉम्बे में हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने की। कॉटन ने लॉर्ड कर्जन की तिब्बत पर आक्रमण तथा बंगाल विभाजन जैसी नीतियों का भी विरोध किया। इंग्लैंड लौटने के बाद कॉटन लिबरल पार्टी से ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी बने। वहां उन्होंने रेडिकल प्रो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप की स्थापना की और अपनी ही सरकार द्वारा भारत में किए जा रहे एक्सप्लॉयटेशन को क्रिटिसाइज किया। चलिए अब हम जानते हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिनका नाम हर भारतीय को पता होना चाहिए। A.O. ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सिविल सर्वेंट, पॉलिटिकल रिफॉर्मर, एमेच्योर ऑर्निथोलॉजिस्ट और हॉर्टिकल्चरिस्ट थे। इसके साथ साथ वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़े थे। इनका फ्रीडम मूवमेंट में सबसे प्रमुख योगदान इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में मदद करना था। इसके साथ साथ A.O. ह्यूम अंग्रेजों की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के भी आलोचक थे। उनका कहना था कि लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ही भारत के लोगों की गरीबी का मेन रीजन है। 1879 में इन्होंने भारत में एग्रीकल्चर रिफॉर्म पर एक बुक भी लिखी। वर्ष 1883 में ह्यूम ने कैलकाटा यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को एक ओपन लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने आह्वान किया कि आप लोग स्वयं एक नेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत करें। A.O. ह्यूम बहुत ही आउटस्पोकन थे। उन्हें जब भी लगता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी भारतीयों के हित में नहीं है, तो वो उसकी कड़े शब्दों में आलोचना करते थे। इसकी कीमत भी कई बार उन्हें चुकानी पड़ी, जैसे लॉर्ड लिटन ने उनको सेक्रेटेरिएट से हटा दिया। वर्ष 1882 में उन्होंने सिविल सर्वेंट की पोस्ट से अर्ली रिटायरमेंट ले लिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट से डायरेक्टली जुड़ गए। इसके बाद 1885 में किस तरह इनके प्रयासों से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना संभव हुई, ये तो आप जानते ही हैं। ये तो थी कहानी A.O. ह्यूम की। अब हम ऐसे इंसान की बात करने वाले हैं जो थे तो इंग्लैंड के रहने वाले, लेकिन भारतीयों ने उन पर अपनों जैसा भरोसा किया। जी हां, हम बात करने वाले हैं जॉर्ज यूल की। जॉर्ज यूल। दोस्तों, यूल पहले ऐसे नॉन इंडियन थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। व्योमेश चंद्र बैनर्जी की रिक्वेस्ट पर उन्होंने 1888 के इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। जॉर्ज यूल अपने लिबरल व्यूज के लिए जाने जाते थे। इन्होंने आम भारतीयों की आकांक्षाओं के प्रति सिंपैथी दिखाई। इन्होंने भारत की पॉलिटिकल सिचुएशन और अन्य समस्याओं के बारे में ब्रिटेन के लोगों तक पहुंचने के लिए कांग्रेस की मदद की। इन्होंने इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट के रूप में भी काम किया।
यूल इंग्लैंड में ब्रिटिश कमेटी के मेंबर के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस के उद्देश्यों का समर्थन देते रहे। यहां खत्म होती है जॉर्ज यूल की वो कहानी जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी थी। लेकिन यहां हमारी कहानी का अंत नहीं हो रहा है। हमारी अगली कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसका जन्म और मृत्यु तो इंग्लैंड में हुई, लेकिन जिंदगी उन्होंने भारतीयों के लिए जी। वो नाम है विलियम वेडबर्न। विलियम वेडबर्न। वेडबर्न ए.ओ. ह्यूम के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक रहे थे। उन्होंने 1889 के बॉम्बे अधिवेशन में तथा 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। 1895 में वेडबर्न ने इंडियन एक्सपेंडिचर पर बने वेल्बी कमीशन में भारत को रिप्रेजेंट किया। वेडबर्न ने 1899 से 1900 एडी में भारत में पड़े अकाल में भारतीयों की सहायता की। वे जुलाई 1889 से अपनी मृत्यु होने तक कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी के चेयरमैन बने रहे। अपने लिबरल थॉट्स के कारण विलियम वेडबर्न ने भारतीयों के लिए सेल्फ गवर्नमेंट पर बल दिया। वेडबर्न का मेन कंट्रीब्यूशन इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट की हेल्प से भारतीयों के मन में नेशनल कॉन्शियसनेस प्रमोट करने में रहा। अब हम एक ऐसी शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। एनी बेसेंट। इस नाम को भला कौन नहीं जानता। एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में हुआ था। स्पिरिचुअल सॉलेस पाने के लिए 1889 एडी में वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ गई। धीरे धीरे वो हिंदू धर्म और उसके स्पिरिचुअल आइडियल्स की ओर अट्रैक्ट होने लगी। 1893 में वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचारों का प्रचार करने भारत आई, लेकिन भारत आने के कुछ दिनों बाद ही वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों के स्वतंत्रता संघर्ष से प्रेरित हुईं और उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा बनने का निश्चय कर लिया। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बेसेंट का सबसे महत्वपूर्ण योगदान कहा जा सकता है। होम रूल मूवमेंट आयरिश लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मूवमेंट की स्पिरिट से प्रेरित था। एनी बेसेंट ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग आंदोलन को लीडरशिप दी। यह आंदोलन लगभग 2 साल तक चला और ऐसे समय पर चलाया गया जब राष्ट्रवादी गतिविधियां ठंडी पड़ गई थी। ऐसे में इस आंदोलन ने भारतीय युवाओं में जोश भरने का काम किया। एनी बेसेंट के प्रयासों से 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच समझौता होने में भी सहायता मिली। इसके अलावा अगस्त 1917 में इंट्रोड्यूस हुए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स काफी हद तक होम रूल लीग मूवमेंट का ही रिजल्ट थे। एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट भी बनी। उन्होंने 1917 के कैलकाटा अधिवेशन की अध्यक्षता की। एनी बेसेंट के बाद अब बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो महात्मा गांधी को मोहन कहकर बुलाते थे। चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज। चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज का जन्म 1871 में इंग्लैंड में हुआ था। वे एक क्रिश्चियन मिशनरी, शिक्षक और समाज सुधारक थे। भारत आने के बाद इन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीवन कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया। इसी समय C.F. एंड्रूज इंडियन सोशल रिफॉर्मर और इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के अग्रणी नेताओं जैसे दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर आदि के संपर्क में आए। C.F. एंड्रूज गांधी जी के अच्छे दोस्त भी थे। इस दोस्ती की गहराई इस बात से पता चलती है कि ये गांधी जी को मोहन कहकर बुलाते थे। देखते ही देखते C.F. एंड्रूज पूरी तरह भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को न केवल समर्थन दिया बल्कि ब्रिटिश पॉलिसीज का भी जमकर विरोध किया। उन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को दोषी ठहराते हुए माइकल ओड्वायर के इस कुकृत्य को जानबूझकर किया गया जघन्य हत्याकांड बताया। C.F. एंड्रूज ने भारतीय नेताओं के द्वारा चलाए गए कई आंदोलनों में भाग लिया, जैसे 1918 में मद्रास में सूती उद्योग बुनकरों द्वारा की गई स्ट्राइक, 1919 में चांदपुर में चाय बागान के बेरोजगार मजदूरों के लिए राहत कार्य, 1921 से 22 में टुंडला के रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल आदि। 1925 व 1927 में C.F. एंड्रूज ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए।
आगे चलकर इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ 1933 में हरिजनों की मांगों का समर्थन किया तथा अनटचेबल्स की सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधारने के लिए चल रहे मूवमेंट में भी सक्रिय योगदान दिया। C.F. एंड्रूज ने विदेशों में रह रहे भारतीयों के अधिकारों और मांगों का भी खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कई बार अफ्रीका की यात्रा की एवं ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के द्वारा किए जा रहे असमानता और अन्यायपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने फिजी गिरमिटिया श्रम रिपोर्ट में भारतीय मजदूरों की कठिनाइयों को उठाया। गरीबों और असहायों के प्रति उनकी संवेदना के कारण उन्हें दीन बंधु के नाम से भी जाना गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी दीन बंधु चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज की। आगे की कहानी एक ऐसी ब्रिटिश वुमन की है जिन्होंने एक भारतीय से शादी की और उसके बाद अपनी जिंदगी को इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से जोड़ लिया। ये नाम है नेली सेन गुप्ता। नेली सेन गुप्ता का जन्म 1886 एडी में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में हुआ था। जब चटगांव के निवासी जतेंद्र मोहन सेन गुप्ता स्टडीज के लिए इंग्लैंड गए तो वहीं पर वर्ष 1909 में नेली से उनका विवाह हुआ। इसके बाद अपने हस्बैंड के साथ वो भी इंडिया आ गई। वर्ष 1921 के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जब उनके हस्बैंड शामिल हो गए तो भला वो कैसे पीछे रहती। उन्होंने भी सुख सुविधाओं वाली लाइफ को छोड़कर इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में शामिल होने का निश्चय कर लिया। बंगाल असम में हुई रेलवे स्ट्राइक में जब जतेंद्र मोहन अरेस्ट कर लिए गए तो नेली ने मोर्चा संभाल लिया। असहयोग आंदोलन के दौरान खादी बेचने पर ब्रिटिश द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को उन्होंने तोड़ा और उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। नेली सेन गुप्ता का सबसे साहसपूर्ण काम था वर्ष 1933 की कैलकाटा कांग्रेस की अध्यक्षता। इस समय उनके हस्बैंड पहले से ही जेल में थे। इस अधिवेशन के लिए निर्वाचित अध्यक्ष महामना मदन मोहन मालवीय गिरफ्तार कर लिए गए थे, जिससे कांग्रेस ने चुपचाप नेली को अध्यक्ष चुन लिया। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इस अधिवेशन को रोकने के लिए हर उपाय कर रही थी। अतः जो भी अध्यक्ष बनाया जाता उसे अरेस्ट कर लिया जाता तथा जो लोकेशन डिसाइड होती उस पर पुलिस कब्जा कर लेती। लेकिन फिर एस्प्लेनाड नामक स्थान पर अधिवेशन आयोजित किया गया और प्रेसिडेंट पोस्ट से नेली ने भाषण दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। नेली सेन गुप्ता वर्ष 1940 और 1946 में निर्विरोध बंगाल असेंबली की मेंबर चुनी गई। 1947 के बाद वे ईस्ट पाकिस्तान अर्थात वर्तमान बांग्लादेश में ही रहीं और 1954 में निर्विरोध ईस्ट पाकिस्तान असेंबली की सदस्य बनी। 1973 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। दोस्तों, आपने हिमाचल के मीठे मीठे एप्पल्स तो खाए ही होंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये बीच में हिमाचल के एप्पल कहां से आ गए। बात कुछ ऐसी है कि हमारी अगली कहानी इन एप्पल से ही जुड़ी है। इस कहानी के नायक हैं सैमुअल एवंस स्टोक्स, लेकिन भारतीयों ने इन्हें सत्यानंद स्टोक्स के नाम से जाना। सैमुअल एवंस स्टोक्स यानी सत्यानंद स्टोक्स। हिमाचल प्रदेश को एप्पल स्टेट बनाने में सबसे बड़ा योगदान एक अमेरिकन का है जिनका नाम था सैमुअल एवंस स्टोक्स। हिमाचल के किसान तो एप्पल ट्रीज के माध्यम से उन सभी को आजीविका देने वाले एक शख्सियत के रूप में स्टोक्स को याद करते हैं, लेकिन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में उनके योगदान को शायद कम ही लोग जानते होंगे। स्टोक्स के मन में हमेशा से सोशल जस्टिस के लिए संघर्ष करने की प्रबल भावना थी। इंडिया आने के कुछ ही ईयर्स बाद वो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में शामिल हो गए। सैमुअल एवंस स्टोक्स एकमात्र अमेरिकन थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर बने। पंजाब में उन्होंने लाला लाजपत राय के साथ काम किया। वर्ष 1921 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेडिशन तथा ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह भड़काने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। स्टोक्स एक युवा और विदेशी के रूप में भारत आए थे, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली उस ग्रेट जेनरेशन के एक सितारे के रूप में वो शिमला में दफन है। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी सत्यानंद स्टोक्स की जो एप्पल के ट्रीज से शुरू होकर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट तक पहुंची। आगे हम बात करने वाले हैं मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल और मैडलिन स्लेट की।
मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल और मैडलिन स्लेड। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल स्वामी विवेकानंद की अनुयायी थी। स्वामी विवेकानंद ने इन्हें वर्ष 1898 में ब्रह्मचर्य की शपथ दिलाई तथा इनका नाम रखा सिस्टर निवेदिता, जिसका अर्थ है भगवान को समर्पित। भारत आने के बाद इन्होंने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में अपना योगदान दिया। सिस्टर निवेदिता एनी बेसेंट और श्री औरोबिंदो की करीबी साथी थीं। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा में सर्वोपरि भूमिका निभाई। उन्होंने इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन पर बहुत सारे व्याख्यान दिए तथा युवाओं के बीच राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया। साथ ही इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट में भी भूमिका निभाई। अब हम बात करेंगे मीराबेन के बारे में। नाम पे मत जाइएगा, ये भी फॉरेनर ही थीं, लेकिन हम भारतीयों की बात ही कुछ ऐसी है कि जो भी हमसे जुड़ता है हमारे रंग में रंग जाता है। यही हुआ मैडलिन स्लेड के साथ और वो बन गई मीराबेन। मैडलिन स्लेड इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की एक ब्रिटिश सपोर्टर थी। फ्रेंच नॉवेलिस्ट और एसेइस्ट रोमे गोलान द्वारा 1924 में लिखी गांधी जी की जीवनी में गांधी जी को 20वीं सदी की ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी बताया। स्लेड की जिंदगी इस बायोग्राफी को पढ़ने के बाद एकदम से बदल गई। उन्हें गांधी के अहिंसा के सिद्धांतों ने आकर्षित किया और उन्होंने खुद ही साबरमती आश्रम में रहने और डिसाइपल बनने के लिए गांधी जी को कांटेक्ट किया। स्लेड 1925 में भारत पहुंची और अगले 34 इयर्स के लिए उन्होंने भारत को अपना घर बना लिया। धीरे धीरे वो गांधी जी की सबसे खास और विश्वास पात्र लोगों में से एक बन गई। वर्ष 1931 में होने वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो गांधी जी के साथ ब्रिटेन गई। 1932 से 1933 की अवधि के दौरान भारत की स्थितियों के बारे में यूरोप और अमेरिका को जानकारी देने के आरोप में उन्हें कई बार अरेस्ट किया गया। वर्ष 1942 में उन्हें गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा के साथ पुणे के आगा खां पैलेस में कैद किया गया था। मीराबेन के इसी योगदान को देखते हुए 1981 में उन्हें इंडियन गवर्नमेंट द्वारा भारत के सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगले ही साल यानी 1982 में गांधी जी की ये अनुयायी हमेशा के लिए भारत की मिट्टी में विलीन हो गई। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी कुछ कहानियां आजादी के उन नायकों की जो जन्म से तो भारतीय नहीं थे, लेकिन अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उन्होंने भारत भूमि को समर्पित कर दिया। भारत के प्रति इनके समर्पण और कार्यों को देखकर हम कह सकते हैं कि जन्म से न सही, लेकिन तन और मन से ये किसी भारतीय से कम भी नहीं थे। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।